बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है ह्यूमन ईयर, स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग एंड बैलेंसिंग। ये दूसरा टॉपिक है। अब हम सबसे पहले ह्यूमन ईयर की एनाटॉमी को डिस्कस कर लेंगे, बाद में उसका मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग एंड बैलेंसिंग को डिस्कस कर लेंगे। फिर हमारे लिए आसानी हो जाएंगी। जब एक दफ़ा हमें एनाटॉमी की पता चल जाए तो बाद में हमें इसका मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग एंड बैलेंसिंग, ये दोनों चीज़ें आसान हो जाएगी। तो सबसे पहले हमने कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं। सबसे पहले हम इस पॉइंट को डिस्कस करने जा रहे हैं। पॉइंट नंबर 1 है, इट इज आल्सो कॉल्ड सोनो रिसेप्टर। इसको सोनो रिसेप्टर भी कहा जाता है। सोनो रिसेप्टर इसलिए इसको कहा जाता है कि ये साउंड वेव को रिसीव कर लेता है। जो ऑर्गन साउंड वेव को रिसीव कर लेती है उसको सोनो रिसेप्टर कहा जाता है। और सोनो रिसेप्टर का एक एग्जांपल ईयर है, क्योंकि ये साउंड वेव को रिसीव कर लेता है। दूसरा पॉइंट है, ह्यूमन बीइंग एंड अदर वर्टेब्रेट्स अ पेयर ऑफ ईयर इज प्रेजेंट। इंसान में और दूसरे वर्टेब्रेट्स में, वर्टेब्रेट वो जानवर है जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है, उनमें इन दोनों में अ पेयर ऑफ ईयर इज प्रेजेंट, कानों का एक जोड़ा मौजूद होता है। एंड रिसीव साउंड वेव, ये आवाज की लहरों को क्या करती है, रिसीव कर लेती है। फर्दर इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। आगे हमने ईयर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। नंबर 1 है आउटर ईयर, दूसरा है मिडल ईयर और तीसरा है इनर ईयर। इन तीनों पार्ट्स के अंदर भी कुछ पार्ट्स मौजूद है, इसको हम बारी बारी पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। तो इस आउटर ईयर को सबसे पहले डिस्कस कर लेंगे, बाद में मिडल ईयर को और बाद में इंटरनल इनर ईयर को या इंटरनल ईयर को। तो सबसे पहला ये पॉइंट जो है, ये आउटर ईयर में 3 बड़े पार्ट्स मौजूद होते हैं। एक होता है पेन्ना, दूसरा होता है ईयर कैनाल, तीसरा होता है टेम्पेनिक मेम्ब्रेन। तो यह डायग्राम में हम देख लेंगे कि ये 3 पार्ट्स कहाँ कहाँ पे मौजूद होते हैं। नंबर 1, हमारे ईयर का जो आउटर पोर्शन है जो हमें नजर आता है, ये वाला, ये प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, एक टुकड़ा सा मौजूद होता है और ये कार्टिलेज से बना होता है। और उस कार्टिलेज का नाम है हेलाइन कार्टिलेज। ये हेलाइन कार्टिलेज से बना हुआ होता है। और इस पार्ट को क्या कहा जाता है, इसको पेन्ना कहा जाता है। दूसरा, इसके बाद एक नेरो ट्यूब आगे की तरफ चली जाती है। इस नेरो ट्यूब को ईयर कैनाल कहा जाता है, इसको ऑडिटरी कैनाल भी कहा जाता है। और तीसरा पॉइंट जो है, इस जब ये ईयर कैनाल इन हो जाता है, इसके आखिरी सर पे एक यहाँ पे एक मेम्ब्रेन पड़ी हुई है, इसको टेम्पेनिक मेम्ब्रेन कहा जाता है या इसको टेम्पेनियम भी कहा जाता है। तो ये 3 पार्ट जो है, ये पेन्ना, ईयर कैनाल और ईयर ड्रम, ये तीनों आउटर ईयर में आते हैं। ये आउटर ईयर के हिस्से हैं। इस आउटर ईयर के इंटरनल साइड पे है, वॉल के अंदरूनी साइड पे यहाँ पे कुछ ग्लैंड्स भी मौजूद होते हैं। इस ग्लैंड्स को हमने यहाँ पे आप लोगों के लिए मैग्नीफाई किया हुआ है ताकि आप लोगों की समझ में आ सके। इसके अंदर कुछ ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। ये बॉय लाइक स्ट्रक्चर जो है, इसको मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है कि ये ग्लैंड है आपकी समझ के लिए, हालांकि ऐसा है नहीं कि इसी तरह लड़के की तरह होंगे, ये सिर्फ आप लोगों की समझ के लिए मैंने बना दिए हैं। तो इस ग्लैंड को सेरेमोनियस ग्लैंड कहा जाता है। और ये सेरेमोनियस ग्लैंड एक स्पेशल सब्सटेंस को सीक्रेट कर देता है। उस सब्सटेंस का नाम है सीरोमिन, और इस सीरोमिन का दूसरा नाम वैक्स भी है। ये एयर में हम जब देखते हैं तो इसके अंदर एक वैक्सी लाइक मटेरियल, एक ग्रीस लाइक मटेरियल मौजूद है, इसको सीरोमिन या वैक्स कहा जाता है। और ये कहाँ से निकलता है, ये सेरेमोनियस ग्लैंड से निकलता है। अच्छा, इसके बाद है दूसरा पार्ट, ये मिडल ईयर वाला। मिडल ईयर में मंदरजा झेल पार्ट्स मौजूद होता है। एक होता है यूस्टेचियन ट्यूब, और इसके साथ साथ 3 छोटे छोटे बोन मौजूद होते हैं। एक को कहा जाता है मेलियस, दूसरे को एंकस और तीसरे को स्टेपिस। ये स्टेपिस जो है, ये पूरे बॉडी में सबसे छोटा बोन यही है। बाज़ औक़ात तो लोग सवाल भी पूछते हैं कि बॉडी में सबसे छोटा बोन
कौन सा है, तो वो ये स्टेपीज है जो कि मिडिल ईयर के अंदर मौजूद होता है। और इन तीनों को कोलिक्टिवली इस तीनों को ओसिकल भी कहा जाता है। अब हम इसको डायग्राम में देख लेंगे कि यह कहाँ कहाँ पर मौजूद होते हैं। सबसे पहला ये बोन जो है, जो मैंने ब्लू कलर से आपके लिए रिप्रेजेंट किया हुआ है, इसको मेलियस कहा जाता है। दूसरा बोन जो है ये रेड कलर वाला, इसको इंकस कहा जाता है। और तीसरा ये बोन जो है, इसको स्टेपिस कहा जाता है। ये वाला बोन है जो बॉडी में सबसे छोटा बोन है। और इसके आखिरी एंड पे एक विंडो लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसको ओवल विंडो कहा जाता है। तो मिडिल ईयर के अंदर ये पार्ट्स आते हैं, ये 3 बोन और ये एक यूस्टेचियन ट्यूब। ये यूस्टेचियन ट्यूब आगे कहाँ पे खुलती है, ये आगे पेरिंग्स में खुलता है। इसका फंक्शन भी हम डिस्कस कर लेंगे जब हम मैकेनिज्म की तरफ आएंगे, तो इसका फंक्शन भी साथ में डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले हम एनाटॉमी देखते हैं। एनाटॉमी इसकी इस तरह है। तो ये यूस्टेचियन ट्यूब है और ये पेरिंग्स में खुलता है। इसके बाद है इनर ईयर। इनर ईयर या इंटरनल ईयर, दोनों एक ही मीनिंग है, दोनों पास का। तो इनर ईयर में ये 2 बड़े पार्ट्स मौजूद होते हैं। एक होता है सेमी सर्कुलर कैनाल्स और दूसरा होता है कोक्लिया। ये सेमी सर्कुलर कैनाल, आप लोग ये बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं। इस बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर 3 कैनाल लाइक स्ट्रक्चर मुझे सेमी सर्कुलर है, मतलब ये पूरी तरह सर्कल नहीं है। तो ये तादाद में 3 होते हैं और इनको सेमी सर्कुलर कैनाल कहा जाता है। आगे ये वेस्टिब्यूल के साथ एक कॉइल लाइक स्ट्रक्चर अटैच होती है। ये आप लोगों ने वो स्नेल का वो शेल देखा होगा, ये उसकी शक्ल की तरह होती है। इस कॉइल लाइक स्ट्रक्चर को कोक्लिया कहा जाता है। अब अगर हम इस कोक्लिया का कुछ पोर्शन निकाल दें और इसको मैग्नीफाई कर दें, तो इसके अंदर ये पार्ट्स मौजूद है। एक्चुअल हियरिंग ऑर्गन यही है, ये कोक्लिया। लेकिन इसका स्ट्रक्चर अब हम अंदर से देख लेंगे कि इसके अंदर किस तरह अरेंजमेंट होती है। तो ये समझ लो कि मैंने ये कोक्लिया का ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को मैंने इसी तरह सीधा काट दिया और फिर इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को मैंने अपने सामने ऐसा रख दिया। तो ये डायग्राम जो है, ये आप लोग समझ लीजिए कि ये इसी तरह बनाया गया है। तो इसके अंदर जब हम देखेंगे तो इसके अंदर 3 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर या 3 रीजन मौजूद होते हैं। एक ऊपर वाला होता है, दूसरा मिडल में होता है और तीसरा सबसे नीचे होता है। ये ऊपर वाला, इसका भी अपना नाम है और इसका भी अपना नाम है और इसका भी अपना नाम है। इसको स्केला वेस्टिबुला कहा जाता है या स्केला वेस्टिबुलाई। और ये दरमियान वाला जो है, ये इसको स्केला मीडिया रीजन कहा जाता है। और तीसरा जो है ये है स्केला टेम्पेनी। असल में एक्चुअल हियरिंग ऑर्गन इस मिडल चैम्बर में मौजूद होता है। इसके अंदर जब हम देख लेंगे तो इसके अंदर कुछ सेल्स मौजूद होते हैं। ये आप लोगों को ये 3 सेल मैंने आप लोगों के लिए बनाए हुए हैं। ये 3 सेल मौजूद होते हैं और इन सेलों के ऊपर हीयर्स मौजूद होते हैं, हीयर लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं। इन तीनों जगहों में एक स्पेशल फ्लूइड मौजूद होता है। इसके अंदर भी एक फ्लूइड मौजूद होता है, इसके अंदर भी एक फ्लूइड मौजूद होता है, इसके अंदर भी एक फ्लूइड मौजूद होता है। इसके अंदर जो फ्लूइड मौजूद होता है उसको पेरिलियम कहा जाता है। और ये स्केला मीडिया में जो फ्लूइड मौजूद होता है उसको एंडोलिम्फ कहा जाता है। और स्केला टेम्पेनी में जो फ्लूइड मौजूद होता है उसको भी पेरिलियम कहा जाता है। ये स्केला मीडिया में जो ये अरेंजमेंट है, ये सेल यहाँ पे इकट्ठे हो चुके हैं और इसके ईयर लाइक स्ट्रक्चर हैं। इस पूरे स्ट्रक्चर को ऑर्गन ऑफ कोर्टी कहा जाता है। एक्चुअल हियरिंग ऑर्गन यही है। इन सेलों से न्यूरॉन्स निकलती हैं। इन सेलों से देखो, इस सेल से भी एक न्यूरॉन निकल चुका है, इस सेल से भी एक न्यूरॉन निकल चुका है, इससे भी एक न्यूरॉन निकल चुका है। और ये न्यूरॉन आगे मिलकर क्या बना देती है, कोक्लियर नर्व्स बनाती है। ये कोक्लियर नर्व बनाती है। यहाँ पे मैंने डायग्राम में आपके लिए शो किया हुआ है। ये नर्व्स जो है आगे आपस में इकट्ठे हो जाते हैं और एक बंडल ऑफ न्यूरॉन बना देता है, उसको कोक्लियर
नर्व कहा जाता है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है। दूसरा, अगर हम इस सेमी सर्कुलर कैनाल को देखें, इस सेमी सर्कुलर कैनाल को, इसके आखिरी ये अटैचमेंट वाला एंड जो होता है ये थोड़ा सा फूला होता है, स्वेल होता है। इसको मैंने यहाँ पे आपके लिए मैग्नीफाई किया हुआ है। इसके अंदर भी कुछ सेल्स मौजूद होती हैं। ये देखो, ये 2 सेल मैंने बना दिए हैं और इसके अंदर भी और इसके ऊपर भी हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होती है। इन सेलों को सेंसरी सेल कहा जाता है। ये भी सेंसरी सेल है जो कोक्लिया में मौजूद होती है। और ये स्वेल लाइक पोर्शन, इसको एम्पुला कहा जाता है या एम्पुलाई भी इसको कहा जाता है। इसके अंदर भी सेंसरी सेल मौजूद होते हैं और इसके अंदर भी एक फ्लूइड मौजूद होता है एंडोलिम्फ, जो कि कोक्लिया में मौजूद होता है, कोक्लिया के स्केला मीडिया रीजन में। और एम्पुला के अंदर जो फ्लूइड मौजूद होता है ये भी एंडोलिम्फ होता है। आगे हम डिस्कस कर लेंगे मैकेनिज्म के दौरान कि इस फ्लूइड का काम क्या होता है, यहाँ पे फ्लूइड का काम क्या होता है, यहाँ पे फ्लूइड किस तरह काम करती है। तो ये था। और इससे भी क्या निकलती है, इससे भी नर्व्स निकलती हैं और आगे ये नर्व इकट्ठे हो जाते हैं और आगे ये न्यूरॉन इकट्ठे हो जाते हैं और एक नर्व बना देती है। इस नर्व को वेस्टिबुलर नर्व कहा जाता है। फिर ये दोनों वेस्टिबुलर नर्व और कोक्लियर नर्व ये आपस में इकट्ठे हो जाती है और एक बड़ा नर्व बना देती है। उसको वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व कहा जाता है और ये आगे ब्रेन के साथ कनेक्ट होती है और सारा ये काम कंट्रोल, ईयर का जो फंक्शन है इसको कंट्रोल कर देती है। अब ये जो पार्ट था पेना, ईयर कैनाल और ईयर ड्रम, ये किस में आते हैं, ये आउटर ईयर में आते हैं। फिर मिडिल ईयर है, ये चैम्बर आप लोग देख रहे हैं, इसके अंदर ये मेलियस, एंकस, स्टेपिस और ये यूस्टेचियन ट्यूब, इन 2 चीज़ों ने क्या बना दिया है, इन 2 चीज़ों ने बना दिया है मिडिल ईयर को। और आखिर में क्या है, इनर ईयर। और इस ओवल विंडो के बाद ये वाला पोर्शन यहाँ तक, ये क्या है, ये सारा इनर ईयर में आता है। अब हम मैकेनिज्म के बारे में, ये तो जर्नल एनाटॉमी थी इसकी, इसके बाद हम मैकेनिज्म को पढ़ लेंगे कि इसमें हियरिंग किस तरह होती है, हमें आवाज़ कैसे सुनाई देती है जब कोई आवाज़ हमारे कानों पे आती है और गूंजती है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये प्लेब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये पेन है, ये इसकी अरेंजमेंट कुछ कुदरत ने कुछ इस तरह की हुई है कि ये साउंड वेव को कलेक्ट कर देती है और आगे भेज देती है। तो ये पहले साउंड वेव को कलेक्ट कर देती है, ऐसे मैं आपको लाइन से रिप्रेजेंट करूँगा। ये साउंड वेव को इसी तरह कलेक्ट कर देती है और आगे की तरफ भेज देती है। जब आगे चली जाती है तो फिर ये ईयर ड्रम को वाइब्रेट करती है, इसके साथ हिट कर लेती है, इसके साथ हिट कर लेती है और ये ईयर ड्रम जो है या टेम्पेनिक मेम्ब्रेन, ये क्या करती है, ये वाइब्रेशन स्टार्ट कर देती है। ये वाइब्रेशन आगे मेलियस में चली जाती है, मेलियस के बाद ये वाइब्रेशन आगे इंकस में चली जाती है और इंकस के बाद ये वाइब्रेशन स्टेपिस के अंदर चली जाती है। और स्टेपिस क्या करता है, इस वेस्टिब्यूल जो ये बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है इसको हिट कर देता है। जब इसको हिट कर देता है तो इसके अंदर जो फ्लूइड, इन सेम कोक्लिया के अंदर जो फ्लूइड मौजूद होता है ये क्या करता है, ये मूवमेंट शो कर देता है, इसमें मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। तो अब आप लोग यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे मैंने ये एरो दोनों तरफ से आप लोगों के लिए दिखाए हुए हैं। जब यहाँ पे स्टेपीज पुश कर देती है इस वेस्टिब्यूल को और कोक्लिया के अंदर जो फ्लूइड मौजूद होता है इसको जब पुश कर देती है तो ये फ्लूइड इस ईयर सेल को बेंड कर देती है, मतलब इसके बेंडिंग में ये काम करता है। ये फ्लूइड ये आगे पीछे जाता रहता है और क्या करती है, इस ईयर सेल को अपने साथ इसी तरह हिलाती रहती है। और इस ईयर सेल के साथ फिर नर्व्स अटैच होती है, ये न्यूरॉन अटैच होती है। ये न्यूरॉन क्या कर देती है, इन ईयर सेल से मैसेज ले जाती है और आगे कहाँ पे ले जाती है, वेस्टिबुलो कोक्लियर में आगे ब्रेन की तरफ ले जाती है। और हमें पता चलता है कि ये गधे की आवाज़ है, इंसान की आवाज़ है, किसी चिड़िया की आवाज़ है, वगैरह वगैरह। तो ये था कोक्लिया का फंक्शन।
अब ये सेमी सर्कुलर कैनाल जो है इसका कुछ स्पेशल फंक्शन है, ये बैलेंसिंग में काम करता है। बैलेंसिंग का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल हमारा ये हेड है, इसको हम इसी तरह घुमाते हैं, फिर इस तरह घुमाते हैं, अप घुमाते हैं, डाउन घुमाते हैं। ये मूवमेंट कहाँ से कंट्रोल होती है? कुदरत ने इसके लिए एक यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना दिया है, इस स्ट्रक्चर से ये मूवमेंट कंट्रोल होती है। अच्छा, अब हम इसको डिस्कस कर लेंगे कि ये मैकेनिज्म के बैलेंसिंग में ये किस तरह काम करता है। तो मैंने पहले भी आपको बता दिया कि इसके अंदर भी एक फ्लूइड मौजूद होता है। उस फ्लूइड को क्या कहा जाता है? इसको भी एंडोलैम्प कहा जाता है। जब हम हीयर को इसी तरह घुमाते रहते हैं तो क्या होता है, ये फ्लूइड भी इस हीयर सेल को क्या कर देती है? हिला देती है। इसके ऊपर साइड पे हीयर मौजूद होते हैं, तो ये इसी तरह बेंडिंग हो जाती है, इसकी इसी तरह बेंडिंग आगे पीछे बेंडिंग हो जाती है, और इस फ्लूइड के जरिए ये सेल क्या हो जाते हैं, इस सेल के हीयर बेंड हो जाते हैं। तो इसके साथ न्यूरॉन्स अटैच होते हैं। ये न्यूरॉन इस मैसेज को आगे ले जाती है उनकी शक्ल में वेस्टिब्युलर नर्व में, और आगे ये भी किसके साथ कनेक्ट होती है? ये कोक्लियर नर्व के साथ ये कनेक्ट हो जाती है और वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व बना देती है। और आगे ये वेस्टिब्युलर नर्व जो है ये सेरेब्रम के साथ अटैच हुआ होता है, सेरेब्रम के साथ, क्योंकि सेरेब्रम जो है ये बॉडी के पोजीशन को कंट्रोल कर देता है। आप लोगों ने देखा होगा जिन लोगों की बॉडी पोजीशन डैमेज होती है तो समझ लो कि उसका सेरेब्रम में कुछ मसला है। ये न्यूरोलॉजी डॉक्टर्स जो होते हैं ये भी अक्सर न्यूरोलॉजी के जो पेशेंट होते हैं उनके आगे अगर उसकी बॉडी का बैलेंस बिगड़ जाए तो उसके आगे फिर क्या करते हैं, उसके सामने कोई चीज़ रख देते हैं और उसको कहते हैं कि चलो इसके साथ अपनी उंगली वगैरह लगा लो। तो जब उसकी सेरेब्रम डैमेज होती है तो ये कभी ऊपर की तरफ उंगली कर देता है, कभी नीचे की तरफ, कभी इस तरफ, कभी इस तरफ, लेकिन एग्जैक्टली इस पॉइंट को टच नहीं कर सकता। इसका वजह क्या होता है? क्योंकि उनका जो बैलेंसिंग ऑर्गन है वो क्या होता है, वो डैमेज होता है। और ये वेस्टिब्युलर नर्व का कनेक्शन किसके साथ होता है? सेरेब्रम के, सॉरी सेरेबेलम के साथ होता है। सेरेब्रम नहीं, ये मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया, ये सेरेबेलम के साथ अटैच होती है। वो अब इंशाल्लाह जब ब्रेन का स्ट्रक्चर जब हम स्टडी कर लेंगे तो उसके अंदर आप लोग ये सेरेबेलम को देख लेंगे। तो इसका क्या डैमेज होता है? सेरेबेलम डैमेज होता है। अच्छा, अब फंक्शन रह गया इस यूस्टेचियन ट्यूब का। कुदरत ने इसको भी कुछ अजीब तरीके से बना दिया है। जब साउंड वेव बहुत ज़्यादा होती है, फॉर एग्जाम्पल ह्यूज अमाउंट ऑफ साउंड वेव यहाँ पे एंटर हो गई, तो ये तो छोटी सी मामूली सी पर्दा है, तो अगर ज़्यादा अमाउंट में साउंड वेव आ जाए और इसको हिट कर ले तो बेटा इसके पढ़ने का या पड़ जाने का क्या होता है, इसके पड़ जाने का ख़तरा होता है। तो कुदरत ने ऐसा कर दिया है कि यहाँ पे एक ट्यूब कनेक्ट कर दी है पेरिंग्स के साथ। तो क्या होता है, जब ज़्यादा आवाज़ आती है तो यहाँ से भी हमारे पेरिंग्स वाले रीजन से भी यहाँ से इसके अंदर ईयर एंटर हो जाती है। तो जब ईयर एंटर हो जाती है तो यहाँ पे क्या पैदा हो जाती है, एक प्रेशर डेवलप हो जाती है, प्रेशर। तो यहाँ पे क्या डेवलप हो जाती है, एक प्रेशर डेवलप हो जाती है। तो फिर क्या होता है, अगर साउंड ज़्यादा भी हो और इसको हिट भी कर ले तो यहाँ से प्रेशर मौजूद होता है, ये इसको इक्वलाइज कर देता है। तो जब ये इसको इक्वलाइज कर देगा तो यहाँ जितनी भी साउंड वेव होगी ये इसी ईयर ड्रम को या टेम्पेनिक मेम्ब्रेन को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगी। आप लोगों ने देखा होगा जब कोई ये आर्मी वाले या और सोल्जर वगैरह ये जब फायरिंग करते हैं बड़े तोपखानों वगैरह की, तो ये क्या करते हैं, ये उस दौरान आवाज़ निकाल देते हैं। उस आवाज़ का फ़ायदा क्या होता है, जब ये आवाज़ निकाल देते हैं या आवाज़ निकालते हैं तो इसका मुंह तो खुला रहता है, तो इसके अंदर
ये तो फेरिंग्स में खुला हुआ है, तो जब वो फायरिंग करते हैं तो उस फायरिंग की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा होती है, तो वो इसके साथ एक आवाज़ निकाल देते हैं। वो अपने मुंह से एक आवाज़ निकाल देते हैं, तो जब आवाज़ निकाल देते हैं तो उसका मुंह खुला रह जाता है और इसके अंदर हवा भरी जाती है या इसके अंदर ईयर चली जाती है। तो उस तोपखाने वगैरह का साउंड जो भी हो, ज़्यादा भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ से ईयर एंटर हो जाती है और यहाँ पे ईयर ड्रम पे प्रेशर लगा देती है, तो इस ईयर ड्रम को अपनी जगह पे बैलेंस रखती है, इक्वलाइज कर देती है। इसलिए कुदरत ने ये स्टेशन ट्यूब बना दिया है यहाँ पे। मेरे ख्याल में इसमें तो और कोई चीज़ नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की समझ में आ चुका